हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लेक्चर 5 आज डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर और ओवरहैंगिंग बीम के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसमें पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, इस बारे में डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ए सी, दो सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई एक बीम है। सी के आगे सी से बी तक का पोर्शन ये ओवरहैंग की स्थिति में है, यानी लटका हुआ है। इसके स्वतंत्र सिरे पर, सबसे आखिरी सिरे पर 4 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स पॉइंट लोड लगा हुआ है। सी पॉइंट से हमारा यूडीएल स्टार्ट होता है और ए पॉइंट तक जाता है। ये पूरा 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड है। इसका स्पान 4 मीटर है, ओवरहैंग की लंबाई 2 मीटर है। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं आजकल। तो देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी दोनों अननोन रिएक्शंस हैं, आर ए और आर बी, इनके मान पहले ज्ञात करेंगे, जैसा कि बाकी सभी क्वेश्चंस में हम ज्ञात करते हैं। उसी के अनुसार रिएक्शंस ज्ञात करने के लिए ए बिंदु के परिता हम मोमेंट ले लेंगे। तो जो मोमेंट लेंगे तो मोमेंट हमारा वही क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के सिद्धांत पर ही मोमेंट लिया जाता है। तो पहले हम आरबी रिएक्शन का मोमेंट लेते हैं, आरबी इंटू 4, यहाँ लिख लिया आरबी इंटू 4 बाएं पक्ष में बराबर। इसके बाद ऊपर से जो लोड लग रहा है 4 किलोन्यूटन का, इसका मोमेंट लिया 4 गुणे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारी टोटल 6 मीटर हो गई। तो 4 गुणे 6 प्लस हमारा ये यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है। पहले हम टोटल यूडीएल निकाल लेते हैं। 4 मीटर की लंबाई में 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, तो 2 गुणे 4 ये हमारा टोटल लोड हो गया। ये हमने लिख लिया 2 गुणे 4। इसके बाद इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसके मिडिल में होगा। तो मिडिल से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? ये हमारी टोटल 4 है, तो इसका हाफ जो है 2 मीटर हो जाएगी। तो इसमें 2 मीटर का गुणा कर देंगे तो ये इसका मोमेंट हो जाएगा। इस तरह से ये मोमेंट लेकर के जब हमने इसको सॉल्व किया तो आरबी बराबर, ये हमारा आरबी इंटू 4 बराबर 40 हो गया, और आरबी की वैल्यू 10 किलोन्यूटन ज्ञात हो गई। इसके बाद आर ए का मान निकाल लेते हैं, रिएक्शन आर ए, इसका मान निकाल लेते हैं। टोटल लोड में से आरबी घटा दो। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे? यही 4 किलोन्यूटन का ये लोड है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लोड है 2 गुणे 4 यानी 8 किलोन्यूटन का ये हो गया। तो 8 4 12 यानी 12 माइनस 10 इसकी आरबी रिएक्शन ये घट जाएगी। तो जब आरबी रिएक्शन 10 घट जाएगी तो बचेगा हमारे पास केवल 2 किलोन्यूटन। तो आर ए बराबर 2 किलोन्यूटन का लोड हो गया। ये हमारे आरबी और आर ए के मान हो गए। इसके बाद शियर फोर्स की गणना हम करते हैं। यहाँ पर हम शियर फोर्स की गणना सीधे शॉर्टकट मेथड से ही आपको बता रहे हैं। तो पार्ट बी सी यानी बी से सी तक जो ओवरहैंग पोर्शन है, इसमें आप देख लें बी पॉइंट पर हमारा एक पॉइंट लोड लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 किलोन्यूटन का। इसलिए बी पॉइंट पर जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी एफ बी इक्वल टू -4 किलोन्यूटन होगी। ये -4 चूंकि बी पॉइंट पर ही लगा हुआ है इसलिए इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो -4 किलोन्यूटन बी पॉइंट पर हो गया शियर फोर्स। इसके बाद हम सी पॉइंट पर निकालेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो सी पॉइंट पर भी शियर फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी -4। लेकिन ये चूंकि सी पॉइंट पर एक लोड रिएक्शन भी कार्य कर रही है, तो ये जस्ट बिफोर की पोजीशन में होगा, सी पॉइंट के जस्ट पहले। तो ये हमारी -4 वैल्यू हो गई। इसके बाद हम सी ए पार्ट को कंसीडर करेंगे। सी ए पार्ट को कंसीडर करके इसमें सी पॉइंट पर हम फिर शियर फोर्स की इक्वेशन निकालते हैं। अब जो हम इसके हिसाब से जब शियर फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे तो जस्ट आफ्टर सी जो है हम इसकी गणना करेंगे। तो जस्ट आफ्टर करेंगे तो इसमें आरबी की वैल्यू इसको सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ये हमारा -4 तो ये हो गया, और ये ऊपर यहाँ से इसका मान +10 है आरबी की वैल्यू। तो ये आरबी की वैल्यू हमने +10 रख ली। तो ये प्लस का 6 किलोन्यूटन, यानी इस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू +6 किलोन्यूटन की आ गई, जिसका मान जस्ट आफ्टर द पॉइंट लोड या जस्ट आफ्टर द रिएक्शन या जस्ट आफ्टर पॉइंट सी। ये हमारी 2 वैल्यू एफ सी की वैल्यू एक यहाँ प्राप्त हुई, ये जस्ट बिफोर की कंडीशन में है,
और ये जस्ट आफ्टर की कंडीशन में जो है एक एफ सी यहाँ पर ज्ञात हो गया। एफ सी के बाद एफ ए पर हम रिएक्शन ज्ञात कर लेते हैं। 4 का ये हो गया और 10 का ये हो गया, ऊपर को 4 माइनस का, 10 का ये प्लस का, और यहाँ से यहाँ तक 4 दूनी 8, ये हमारा माइनस का। तो इस तरह से हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये -2 आ गया, यानी यहाँ पर हमारी -2 की रिएक्शन आ गई। तो एफ ए की वैल्यू -2 आ गई। इसके बाद हम इसको CF4 डायग्राम खींच लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर -4 था, यहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ तक आयताकार फिगर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी RB 10 के बराबर लगा हुआ, तो यहाँ से ये लाइन 10 की दूरी पर ऊपर को उठ जाएगी। तो ये 4 नीचे थी, तो ऊपर कितनी बचेगी? 6 बचेगी। इस तरह से यहाँ पर 6 की वैल्यू होगी प्लस में। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल लोड हमारा UDL कितना कम हो रहा है? 4 दूनी 8 का कम हो रहा है। तो ये प्लस के 6 में से जब 8 कम कर देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस पॉइंट पर ये -2 बच गया, यहाँ एक पॉइंट प्राप्त हो गया। अब हम इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ये सीधी स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन जब ये मिला दिया हमने तो ये हमारा एक कर्व हो गया, पूरा SFD डायग्राम खिंच गया यहाँ से। इस तरह से ये पॉजिटिव पोर्शन हुआ, ये माइनस का हुआ, ये माइनस का हुआ, और ये हमारा SFD की वैल्यू है। यहाँ पर ये -2 है, यहाँ +6 है, और ये -4 है। तो SFD बन जाने के बाद फिर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि फ्री हैंड पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो चूंकि फ्री हैंड है इसलिए यहाँ पर दूरी 0 है, तो MB = 0 होगा। तो MB 0 होगा। इसके बाद MC C पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। तो इसमें C पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा 4 गुणे ये दूरी, 4 दूनी 8। तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हॉगिंग है, इसलिए -8 लिखा जाएगा। तो MC = -8 हो गया। तो MB की वैल्यू 0 हो गई, MC की वैल्यू -8 हो गई। ये 2 पॉइंट पर हमको बेंडिंग मोमेंट ज्ञात हो गया। इसके बाद MA पर हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। MA पर जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो ये 4 गुणे कितना है, टोटल 6 डिस्टेंस है। तो 4 गुणे 6 की डिस्टेंस है, तो ये 4 गुणे 6 ये लिख लिया। फिर ये 10 की रिएक्शन है, 10 गुणे 4 ये प्लस का हो गया, ये ऊपर की ओर है, और ये लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस में इसका मूवमेंट होगा। तो 4 दूनी 8 का तो ये लोड हो गया, और बीच की यहाँ गुरुत्व केंद्र की दूरी हमारी इसकी 2 हो गई। तो 8 दूनी 16, इस तरह से ये माइनस में हो गया। और ये हमारा जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये सब आपस में कट जा रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर -8 है। ये 3 पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की गणना आप कर चुके हैं। तो 3 पॉइंट पर देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि B पॉइंट पर हम एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे, A पॉइंट पर एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे, और ये हम यहाँ पर C पॉइंट पर एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो 1, 2 और ये 3 बिंदु केवल हमको मिले हुए हैं। क्या इन 3 बिंदुओं की मदद से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं? पहले यहाँ देखें, इस पोर्शन में तो चूंकि ये हमारा आयताकार था तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में हो गया। इस पोर्शन में UDL है, UDL वाले पोर्शन में हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है। इसका मतलब इन 2 बिंदुओं के बीच में जो कर्व मिलाया जाएगा वो पैराबोला की शेप में मिलाया जाएगा। अब पैराबोला के शेप में जब हम मिलाएंगे पैराबोला शेप में, तो पैराबोला हमारा किसी भी आकार में हो सकता है। पैराबोला हमारा और ऊपर से आकर के ये भी एक पैराबोला है, ये ऊपर से भी आएगा तो भी पैराबोला है। इस तरह से पैराबोला कई शेप हो सकती हैं। हम कैसे निर्धारित करें कि कौन सा पैराबोला होगा? इसके लिए हमको इसके किसी भी बीच के बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और भी ज्ञात होनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमारा जो CF4 डायग्राम है वो कैसा है, इसको देखें, इसकी आकृति। इसको हम देखने पर ये पाते हैं कि इसके किसी एक बिंदु पर जो है शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। जब हमारी शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जा रही है तो इस बिंदु पर निश्चित रूप से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा इस D पॉइंट पर होगा जहां पर शियर फोर्स 0 है। तो D पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट की गणना कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पहले हमको D पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये D पॉइंट है कहाँ पर। इस आकृति को हम देखते हैं, 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, ये 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में एक भुजा को हम x मान लेते हैं और एक को ये 4 - x हो जाएगी, टोटल 4 है।
तो यहाँ पर ये एक को x मान लिया, इसको 4 माइनस एक्स मान लिया। ये वैल्यू हमारी प्लस की 6 है, ये प्लस की 2 है। भुजाओं की तुलना करेंगे इसके द्वारा। अब देखिए यही लोकेशन ज्ञात करने के लिए अब देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात की गई पोजीशन ऑफ डी पॉइंट की लोकेशन ज्ञात करने की जो पहली मेथड है वो पहले तो AD को हमने x मान लिया, फिर इसको 4 माइनस एक्स दूसरी भुजा को मान लिया और इसकी भुजाओं के अनुपात जो हमने निकाले तो x/2 बराबर 4 माइनस x/6। इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमारा x बराबर 1 मीटर आ गया। ये हमने x किधर से माना था, a की तरफ से माना था, इसलिए x की वैल्यू a हो गई। अब फिगर में आप देख लें a से जो हमारी x ये लिया था हमने, तो ये हमारी 1 मीटर की दूरी पर आ गया। जब यहाँ से ये 1 मीटर की दूरी पर है तो ये इस बिंदु की B से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी 4 और 2 6 है, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर की डिस्टेंस बचेगी। तो यानी हमको ये डी पॉइंट की लोकेशन मालूम हो गई, पोजीशन कहाँ पर है। अब हम इसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की गणना कर सकते हैं। एक तो ये पोजीशन ज्ञात करने का ये मेथड है। दूसरा मेथड भी देख लीजिए, सेकेंड मेथड। इसके लिए क्या होता है कि अगर हमने इस पोर्शन में ये जो हमारा पोर्शन है कहाँ से C से लेकर के A तक का, इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाई है, जनरल इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट की अगर हमने जनरल इक्वेशन बनाई है mx की इक्वेशन, तो फिर उस इक्वेशन से पहले उसका डिफरेंशियल करें dmx/dx और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख दें। 0 के बराबर रखने के बाद उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से x के जो मान हमको प्राप्त हों वही x के मान पर ये शियर फोर्स 0 होता है, क्योंकि डिफरेंशियल करने से हमको पता है कि शियर फोर्स की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो शियर फोर्स जहाँ पर 0 होता है यानी dmx/dx बराबर जहाँ 0 होता है, वही काम यहाँ पर किया गया है। ये हम चीज़ पहले भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ रिपीट कर रहे हैं। dmx/dx, अब इसके लिए हमको पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ देख लें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन CA, यानी CA में हम एक सेक्शन कंसीडर कर लें। जैसे हमने ये सेक्शन कंसीडर किया, जब ये सेक्शन कंसीडर किया तो इसकी लास्ट पॉइंट से दूरी हमने x मान ली। इसको x मानते हुए इस खंड पर बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे। तो इस सेक्शन पर जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देखना एक एक तरफ से ये 4 जो किलोन्यूटन का बल है इसका मोमेंट लिया जाएगा। तो 4 गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, तो 4x तो ये हो गई। एक तो पद हो गया हमारा माइनस का 4x, ये हॉगिंग मोमेंट है इसलिए माइनस में रहेगा। इसके बाद कौन सा लोड आता है, इसके बाद ये रिएक्शन आती है आरबी का वैल्यू 10 है और ये सैगिंग मोमेंट है ऊपर की ओर है, तो ये प्लस का 10 लोड हो गया। और लोड की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, इसके लिए ये टोटल हमको x मालूम है, x में से ये 2 कम कर देंगे तो ये x-2 दूरी बच जाएगी। तो x-2 का गुणा कर देंगे 10 में, तो ये हमारा इसका मोमेंट ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारा 10 वाले का मोमेंट ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल भी है, इसका भी मोमेंट लेना होगा। तो इसका मोमेंट ले लीजिए। ये यूडीएल है हमारा 2 किलोन्यूटन का, ये दूरी कितनी है, x-2 मीटर है। तो 2 गुणे x-2 यानी 2 गुणे x-2, 2 गुणे x-2 यहाँ पर देख लीजिए 2 गुणा x-2, ये हमारे ये तो लोड हो यूडीएल हो गया। अब इसका मोमेंट कैसे लेंगे, मोमेंट के लिए इसी दूरी का यानी इसके सेंटर, इस दूरी का सेंटर यहाँ होगा और ये इस डिस्टेंस का हाफ है, तो x-2 का हाफ हो गया। तो x-2/2 से और गुणा कर दिया। इस तरह से ये हमारा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन गई। ये हमने इस तरह से लिख लिया, इसमें कुछ नहीं, केवल 2 से 2 काट दिया है, बाकी सब पद हमने एज इट इज बनाए रखे हैं। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। सेकेंड मेथड में क्या करना होगा आपको, dmx/dx, इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देख लें, डिफरेंशिएट करने में ये हमारी इक्वेशन है mx, x का मान 1 हो गया डिफरेंशियल, -4x का डिफरेंशियल -4 हो गया, और ये x-2 का भी 1 हो गया, तो ये 10 बचेगा। तो -4 + 10 माइनस, अब इसमें क्या है, x-2 का होल स्क्वायर है, तो 2 × x-2 पहले तो लिखा जाएगा, फिर x-2 का डिफरेंशियल किया जाएगा। तो 2 × x-2 पहले लिख लिया, इंटू x-2 का डिफरेंशियल हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया।
इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा x बराबर 5 आ गया। इसमें ध्यान दें x हमने कहाँ से माना है, इसमें x जो माना है वो अंतिम सिरे से b से माना है, लेफ्ट दाहिनी तरफ से। तो b से ये दूरी हमने मानी है, b से ये x दूरी, तो x बराबर इसमें इधर से माना था तो ये डायरेक्ट 5 आ गया। तो ये हमारे दो मेथड हैं, हम किसी भी बिंदु से डी पॉइंट की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो डी पॉइंट की लोकेशन ज्ञात कर लेने के बाद जब हमको ये इस बिंदु की स्थिति पता चल गई तो इस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, x का यही मान x बराबर 5 हम इसी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी, यानी x बराबर 5 रख दीजिए। इसी इक्वेशन में x का मान 5 रख करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमारा प्लस 1 किलोन्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब जरा देखिए, अब अपने आपके डायग्राम में आपने पहले डायग्राम में ये पॉइंट ड्रा कर लिया था, ये पॉइंट की वैल्यू मालूम थी, ये ड्रा कर लिया था। इसके बाद ये पॉइंट ड्रा कर लिया था। यहाँ पर जो डी के ठीक प्रोजेक्शन डालते हुए जो बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 1 किलोन्यूटन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर 1 की दूरी पर ऊंचाई पर एक बिंदु और लगा लीजिए। अब आपको 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु, इस तरह से ये 4 बिंदु प्राप्त है। ये तो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है, केवल यहाँ से यहाँ तक के बीच मिलाने की स्थिति थी। तो एक तो ये सिरा का ये बिंदु हो गया, एक सिरा का ये बिंदु हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव शिखर वाला ये बिंदु हो गया। अब ऐसा पैराबोला बनाइए जिसका शीर्ष बिंदु ये हो और बाकी इनके बीच में एक पैराबोलिक कर्व फ्री हैंड ड्रा कर दीजिए। तो फ्री हैंड जब हम कर्व ड्रा करेंगे तो ये देखेंगे कि ये कर्व जो है हमारा इस पॉइंट पर अपना चिन्ह भी नेचर भी बदल रहा है। ये यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में हो जा रहा है। तो इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इसी खंड के बीच में एक स्थान पर 0 हो जा रही है। बस यही पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह बदलता है, या यूँ कहें कि बेंडिंग मोमेंट अपनी नति बदलती है। नति कहते हैं उसको, बेंडिंग को, नेचर ऑफ बेंडिंग। तो इसका फ्रैक्चर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, जहाँ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। अब यहाँ पर नीचे वाला एक अगर डायग्राम साथ ही साथ देख लें, दिस इज द बेंडिंग डायग्राम। बेंडिंग डायग्राम का मतलब है कि बीम पर जब ये लोड लगाए जा रहे हैं तो बीम पर लोड लगाए जाने के फलस्वरूप बीम किस तरह से बेंड करेगी, वो नेचर इस चित्र में दर्शाया गया है। जैसे बी सपोर्ट के आगे ओवरहैंग है और ये हमारा लोड लगा हुआ है, इसके कारण बीम डाउनवर्ड झुकेगी और बीम को इस तरह से झुकाएगी इस कर्वेचर में। ये इस कर्वेचर का नेचर आप समझ रहे हैं कि हॉगिंग है, मैं बता चुका हूं पहले। इसमें कन्वेक्सिटी ऊपर की ओर होती है, तो ये हमारा हॉगिंग मोमेंट हुआ। इसके बाद यहाँ हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। अब जब ये हॉगिंग मोमेंट, अब इसके बाद ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ कर्व कैसा चलेगा, सैगिंग मोमेंट चलेगा, यानी ये यहाँ से नीचे को झुकेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऐसे झुक करके अब यहाँ से ये कर्व चल रहा है सैगिंग वाला, यहाँ से कैसा हॉगिंग वाला चल रहा है। तो जब हॉगिंग वाला कर्व इस तरह से चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर के डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी इस कर्व की दिशा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कर्व कैसा है, इसमें कन्वेक्सिटी ऊपर की ओर है, यानी उत्तलता ऊपर की ओर है, और यहाँ से यहाँ तक का कर्व कैसा है, इसमें उत्तलता नीचे की ओर है, यानी ये मोमेंट यहाँ से यहाँ तक सैगिंग है, यहाँ से यहाँ तक हॉगिंग है। ये दोनों, ये पॉइंट ऐसा है, इनका जंक्शन पॉइंट है। इसी बिंदु से हमारी इसके कर्व का जो बेंडिंग का दिशा है वो बदल जाती है, यानी वक्रता यहाँ से बदल जाती है। इसमें वक्रता ऊपर की ओर है, इसमें वक्रता नीचे की ओर है, इसीलिए इसको नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, यानी इसकी नति की दिशा में परिवर्तन हो गया। ऐसे ऐसे जा रहा था, इसके बाद विपरीत दिशा में मुड़ना शुरू हो गया। इसी पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु की स्थिति कहाँ होती है, ये बिंदु वही होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 0 हो जाती है, प्लस से माइनस में आ जाती है या माइनस से प्लस में हो जाती है। यानी 0 तो हमारे सिरे पर भी हो रही है, सिरे के बिंदु नति परिवर्तन बिंदु नहीं है, ये बात याद रखें। सिरे के बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट 0 होते हुए भी ये नति परिवर्तन बिंदु नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट समाप्त हो गया, इसके आगे बीम है ही नहीं। इसके आगे अगर नेगेटिव हो रहा होता तो नति परिवर्तन बिंदु होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर ही नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होता है।
तो ये बीच का बिंदु ही है जहां पर ये हमारा नति परिवर्तन बिंदु है। अब बस आपका इस फिगर को ड्रा करते ही नति परिवर्तन बिंदु इसमें ग्राफ में तो प्लॉट हो गया, बस इसकी दूरी और बता दीजिए कि इसकी पोजीशन कहां पर है। तो इसी बिंदु की दूरी यहां किनारे से x मान लीजिए। x मान करके अब इसी इक्वेशन में देख लीजिए, इस इक्वेशन की आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तो ज्ञात है, आप निकाल चुके हैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट की जो आपने इक्वेशन निकाली है उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। तो mx बराबर इसमें 0 अगर हम रख देंगे और तो ये x में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। जो x में समीकरण प्राप्त होगी इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से x के हमको 2 मान ज्ञात होंगे। बस वही सोल्यूशन देख लीजिए, हमने ये काम किया है, यहाँ 0 रख लिया, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमारी ये बन गई। और इस इक्वेशन में फिर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 आ गया। x बराबर 4 और 6 2 वैल्यूज प्राप्त हुई, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन थी इसलिए x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो x बराबर 4 और x बराबर 6, जरा दोनों का मतलब समझिए। यहाँ पर आपने यहाँ से x दूरी पर ये माना था कि बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहाँ से 4 की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और यहाँ से 6 की दूरी पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 है। यहाँ से 6 की दूरी कितनी है, ये टोटल ये 4 ये 2 ये, तो ये 6 की दूरी है। 6 की दूरी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो इसमें ये हमने बताया कि ये तो नति परिवर्तन बिंदु है नहीं, नति परिवर्तन बिंदु केवल ये है, इसलिए नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति के लिए x बराबर 4 है। तो इसमें हम केवल जो है 4 ही कहेंगे, 4 ही इसकी वैल्यू जो है 4 मीटर। आंसर ये होगा, ये 6 की वैल्यू जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। इस टॉपिक पर मैटर पूरा हो रहा है। थैंक यू।